हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मेरा पति मेरी नौकरानी से शादी करना चाहता था क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मैंने पति से चोरी कर कर नौकरानी से देवर की शादी कर दी। नौकरानी देवर से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती शादी करा दी। नौकरानी सारी रात बैठकर रोती रही और मुझे कोसती दे रही। मैंने सोचा वो खुद ही रो रो कर चुप कर जाएगी, मगर सुबह के वक्त मेरा कलेजा फट गया जब मेरा पति नौकरानी और देवर एक ही साथ। मेरा नाम समरा है, मैंने एमए किया हुआ है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब नहीं होता, और उन्हीं लोगों में से एक मैं भी थी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैंने जिसे प्यार किया, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपने अपने ज़िंदगी में इतने मगन हो गए थे कि उनको कभी दिखाई नहीं दिया था कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। सब मुझे बुरा समझते थे और मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक औलाद का हक होता है। ये प्यार मुझे बस बाबा ने ही दिया था, बाकियों ने नहीं। मैं जब पैदा हुई तो दादी ने बड़ी बातें माँ को सुनाई कि 5 बेटे पैदा किए थे, बस यही काफ़ी थे। अब एक बेटी पैदा कर दी है, सारी उम्र इसका दहेज ही बनाती रहना। दादी की बातें सुनकर माँ बहुत रोई थी। दादी ने उसी वक्त ही कह दिया था कि इसे कहीं फेंक आओ, गरीबों के यहाँ बेटियों का कोई काम नहीं। लेकिन जैसे ही बाबा घर आए, सारी काया पलट गई। बाबा ने बेटी का सुनकर ऊंची आवाज से रब का शुक्रिया अदा किया था और कहा कि आज रब ने मुझे एक बहुत कीमती तोहफा दिया है। बाबा की खुशी देखकर माँ के आंसू थम चुके थे और दादी बहुत गुस्से में थी और बाबा को भी बातें सुनाने लगी। लेकिन बाबा ने उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। दादी को बेटियां मनहूस लगती थी, क्योंकि दादी का ख्याल था कि सारी उम्र बेटियों का दहेज इकट्ठा करने में ही निकल जाती है, और चाचा के यहाँ तो कोई लड़की ही नहीं थी। इसलिए दादी उनसे बहुत खुश थी और उन्हें खुश नसीब कहती थी। सबको लगता था कि दादी सिर्फ ये कहती है, लेकिन जब उनके आंगन में एक नन्ही सी कली खेलेंगी तो उनका दिल बदल जाएगा, तो वो यकीनन खुश हो जाएगी। मैं जब नन्हे नन्हे कदम उठाती, दादी की तरफ बढ़ती, तो वो मुझसे दूर हो जाती कि कहीं उन्हें मेरा हाथ ही न लग जाए। उनकी इन्हीं बातें सुनते सुनते मैं बड़ी होती गई। मैं अपना सारा बचपन खोती जा रही थी। दादी के बाद मेरी सगी माँ मेरी दुश्मन बन गई थी, या शायद हालात ने उसे मेरा दुश्मन बना दिया था। माँ मुझे हर बात पर यही कहती थी कि ना तू पैदा होती, तेरी वजह से आज तक मैं जलील होती आई हूँ, इज्जत कम होती। माँ को डर लगता था कि कहीं दादी मेरी वजह से गुस्सा होकर माँ को घर से ना निकाल दे, और यही डर कभी मेरी माँ को मेरे करीब ना कर सका। जिंदगी कभी कभी अजीब दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी और ऐसे हालात से गुजरी थी। इसी दौरान मेरे चाचा ने पड़ोस में जमीन लेकर अपना घर वही बना लिया था। इसके बाद तो दादी को हम में और भी ऐब नजर आने लगे थे। वो अक्सर माँ को कहती कि जब से तेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे बेटे का काम ही कम हो गया है। ये तुम लोगों की काली किस्मत लाई है। माँ ये सुनकर और भी दुखी हो जाती। बस एक मेरे बाबा थे जो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन प्यार भी क्या करना, वो सारा दिन घर में नहीं होते थे। वक्त यूं ही गुजर रहा था और मैं ये बातें दिल में रख कर बड़ी हो रही थी। मेरा दिल नफरतों से भर चुका था। घर में कोई बात करने को भी नहीं था, इसलिए मैंने किताबों से दिल लगा लिया और हर वक्त पढ़ती रहती। इसी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत निकम्मे थे और पढ़ना लिखना उन्हें बोझ लगता था। इस वजह से वो हर क्लास में फेल होते आए थे। माँ इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराने लगी थी, क्योंकि दादी जब आती वो चाचा के बेटों की तारीफ करती और मेरे भाइयों को देखकर माँ की बेइज्जती करती। दादी कहती कि ये तो लड़की है, ये ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लड़कों का पढ़ना ज़रूरी होता है, हमारी बरादरी में हमारा नाम होगा। और माँ यही बातें मुझे कहती थी। मैं जब भी पढ़ने बैठती, वो मुझे किसी न किसी काम को कह देती ताकि मैं ना पढ़ सकूं। वो कहती तू हर साल फर्स्ट आ जाती है और इस वजह से सब तेरी तारीफ करते हैं, और जब तेरे भाइयों की बात आती है तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। माँ की ये बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी। मैं सोचती थी कि माँ ये क्यों नहीं सोचती कि अगर बेटी पढ़ रही है तब भी तो हमारे खानदान का नाम ऊंचा ही हो रहा है, इसमें कैसी बदनामी है। लेकिन माँ को कौन समझाता। बाबा समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन माँ उनसे भी लड़ पड़ती थी। माँ कई बार मेरी किताबें भी फाड़ चुकी थी, लेकिन अब जैसे मुझे पढ़ने की जिद हो गई थी, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था।
जब रात को सब सो जाते थे तो चुपके से उठकर पढ़ने लगती और मेरी ये मेहनत रंग लाई। मैंने 10वीं में टॉप किया था और हमेशा की तरह बाबा बहुत खुश थे, लेकिन माँ और दादी के सीनों पर सांप लौट रहा था। सारा मोहल्ला मेरे टॉप करने की बधाई देने आ रहा था, जो बाबा अकेले वसूल कर रहे थे क्योंकि मेरे भाई फेल हो गए थे, और माँ इसी बात पर रो रही थी। उनके लिए ये सब बदनामी थी। इस दिन मुझे माँ से बहुत चिढ़ हुई थी और मैंने सोचा था कि अगर कभी मेरी बेटी हुई तो मैं उसे सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी और माँ जैसी पत्थर दिल नहीं बनूंगी। 10वीं हुई तो अब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन बाबा ने कहा कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैंने और भी पढ़ने का इरादा कर रखा था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और हर कॉलेज में मुझ जैसी दिमागी तेज स्टूडेंट को हाथों हाथ ले रहे थे। इसलिए बाबा ने भाइयों को काम पर लगा दिया और एक दुकान खोल दी जिस पर वो मिलकर काम करते। अब रोज उनकी ड्यूटी की दुकान खोलने से पहले भाई मुझे कॉलेज छोड़कर आते, लेकिन ये सब 2 हफ्तों से ज्यादा न चल सका। माँ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे इस काम के लिए नहीं है, वो कोई इसके नौकर है। अब मेरी जिम्मेदारी बाबा पर थी जो बीमार रहते थे, इसलिए मैंने खुद आना जाना शुरू कर दिया था। रास्ते में लोगों की कई तरह की नजरें मैं खुद पर महसूस करती थी और सोचती थी कि जिस लड़की के पास जवान जवान भाई है और वो ये सब कुछ झेल रही है, क्या ये भाइयों की इज्जत पर तमाचा नहीं था? ये तो डूब मरने का मकाम था। मेरे साथ कई बार ऐसा भी होता कि कोई रास्ते में मुझसे नंबर मांगता तो मैं डर कर भागने लगती। अक्सर लोग तो मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे पीछे लग जाते थे। आमतौर पर लड़कियों के साथ ये होता है कि वो घर जाकर ऊंचा ऊंचा रोती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को बताती है, जो अपनी बेटी को सहारा देती है। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे कभी ममता का एहसास नहीं दिया था, इसलिए मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि माँ उन्हीं बातों का फायदा उठाकर मुझे घर बिठा लेती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अब पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था, और फिर वक्त के साथ साथ मैं मजबूत होने लगी थी। मेरे लिए ये सब चीजें छोटी हो चुकी थी। अब कोई मेरी तरफ गलत निगाह से देखते तो मैं डटकर खड़ी रहती। अब मुझे अपने 5 भाइयों और घर वालों के सहारे की जरूरत नहीं रही थी, और इसी तरह मैंने 12वीं क्लास पास कर ली थी। 12वीं पास हुई तो एक बार फिर मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, लेकिन मेरे आसपास कोई भी मुझ पर गर्व करने वाला नहीं था। हमेशा की तरह बाबा ही थे जो खुश हुए थे, और हमने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई थी। मुझे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरी सारी पढ़ाई मुफ्त में ही हो गई थी। बाबा ने पहले दिन से ही मेरा साथ दिया था, लेकिन बाबा मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ जाने वाले थे ये मैं नहीं जानती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो पता चला बाबा को हार्ट अटैक आया था और वह मौके पर ही दम तोड़ गए थे। कुछ लोग बाबा के मुर्दा शरीर को घर पर लेकर आए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे होश तब आया जब बाबा को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। माँ और दादी रो रही थी। मुझे तो किसी ने गले लगाकर हौसला भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे हौसला देने वाले चले गए थे। 2 दिन बाद मैं संभल कर यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से घर पर रहना मुझे आसान लगता था वो तो जा चुका था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी आ जाती और घंटों अकेले पार्क में बैठी रोती रहती, और तभी वहाँ मुझे वो इंसान मिला जो बाबा के बाद मेरा हमदर्द बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है और मेरी इतनी कदर कर सकता है। उसका नाम अमन था। एक दिन मैं पार्क में बैठी रो रही थी जब वो मेरे पास आया और बोला, आपको रोज रोते देखता हूँ, आखिर क्या गम है आपको? मैं भी अनजाने में इसके सामने अपनी सारी जिंदगी खोल कर रखने लगी। मुझे पता ही नहीं चला। इसने मुझे बहुत समझाया कि अब आप बड़ी हो चुकी हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। आपको पढ़ना लिखना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। इसकी बातों से मुझ में एक अजीब तरह की ताकत आ गई थी, और फिर हम रोज मिलने लगे थे, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही ना चला। और अब ये वक्त आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। घर वाले अब भी वैसे ही थे, लेकिन उन पर ध्यान देने का मुझे अब वक्त नहीं मिलता था। सारा दिन मैं अमन को सोचती और खुश होती, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ वैसा नहीं हुआ था जैसा मैं सोचती थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और जगह पक्का कर दिया था। ये खबर मुझ पर एक बम की तरह गिरी थी, और 2 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी तय कर दी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे घर वाले तो जैसे कसम खा कर बैठे थे कि मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मुझसे मेरा मोबाइल फोन लेकर तोड़ दिया गया और मुझे कमरे में बंद कर दिया था।
मैं बहुत रोई, लेकिन सब कुछ मेरी पहुंच से बहुत दूर था। मेरी शादी समीर से करके मुझे उसके साथ विदा कर दिया गया था। मुझे उससे बहुत नफरत थी। मैंने उसे बीवी वाला कोई भी हक नहीं दिया था। मुझे लगता था कि शायद इसने मुझसे शादी करके एक पाप कर दिया है और अब मैं इसे इसकी सजा दूंगी और वो तरसता रहेगा। ये करते हुए मैं ये भूल गई थी कि वो एक मर्द था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वो चाहता तो मेरी मर्जी के बगैर भी मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था। कौन था जो उसे रोकता और उसे बुरा कहता? ये इसका कानूनी हक भी था। लेकिन उसने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैं इस सब का कसूरवार सिर्फ अपने पति को समझती थी। वो सारा दिन काम के बाद घर आता तो मैं कभी खाने में नमक मिर्च बढ़ा देती या खाना जला देती, लेकिन वो फिर भी खा लेता। हर महीने वो मेरा खर्चा मेरे हाथ पर रख देता। वो रकम अच्छी खासी होती थी। मैं इससे काफी अय्याशी कर लेती। जो दिल करता वो मंगवाती। अमन को मैसेज करने का भी मैं कोशिश करती थी, लेकिन इसका नंबर बंद हो चुका था। कहीं से इसका कोई कांटेक्ट नहीं मिला था। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी। कहीं इसने खुद को कुछ कर ना लिया हो। इसी तरह शादी को 2 साल बीत चुके थे। मैं अभी तक माँ नहीं बनी थी। अब सब रिश्तेदार भी पूछने लगे थे। सास पति को दूसरी शादी करने की राय देने लगी थी, लेकिन वो टाल देता था। सच कहूँ तो समीर बहुत ही अच्छा इंसान था, बस मैं ही उसे समझ नहीं पाई थी। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। सास ने शोर मचाया हुआ था, क्या तो अपनी बीवी का इलाज करवाओ या फिर दूसरी शादी कर लो। वो उन सब चीजों से बचना चाहता था और इसी वजह से वो देश से बाहर चला गया। जब वो गया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे पति की आदत हो चुकी थी। मुझे उसके बगैर अपना घर खाली खाली लगता था। ऐसे लगता था कि मैं यहाँ बेवजह रह रही हूँ। मेरी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। पैसे पहले से भी ज्यादा मेरे अकाउंट में हर महीने आ जाते थे, लेकिन मैं उनका कुछ ना कर सकती थी, क्योंकि मुझे तो अब अपना पति चाहिए था और पैसों से मुझे कोई फर्क ना पड़ता था। अब मैं सारा सारा दिन और सारी सारी रात रोती रहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। मैंने खुद ही उसे खुद से दूर किया था, इसलिए रोकर चुप कर जाती थी। सब लोग मुझे उदास देखकर वजह पूछते थे, लेकिन मैं किसी को क्या बताती कि मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। मेरे अकेलेपन की वजह से। सास ने कहा कि घर के काम ना किया करो, नौकरानी रख लो। मैं भी मान गई। सोचा कि ऐसे में मेरा दिल लगा रहेगा और सास से कहा कि आप कोई अच्छी सी नौकरानी रख लें। सास ने 2 दिन के अंदर अंदर नौकरानी का इंतजाम कर दिया। नौकरानी जिसका नाम सुमन था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत ज्यादा हसीन थी, इतनी हसीन कि मेरी निगाह भी उससे नहीं हटती थी। हमारे घर में जब भी कोई आता तो उसे देखकर वो उसके हुस्न के किस्से जरूर पढ़ता था। सुमन की मेरी सास से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। सास रोज मेरे पति को वीडियो कॉल करती तो सुमन से मेरे पति की बात जरूर करवाती। सुमन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे लगता था मेरा पति मुझे छोड़कर सुमन से शादी कर लेगा। उसे मुझसे ज्यादा हमारी नौकरानी सुमन पे दिलचस्पी हो रही थी और उन्हीं दिनों मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा पति वापस आ रहा था। मैंने सोचा कि कहीं पति वापस आते ही सुमन से शादी ना कर ले, क्योंकि मेरी सास भी सुमन को नौकरानी कम और बेटी ज्यादा समझती थी और सास तो पहले ही यही चाहती थी कि इसका बेटा दूसरी शादी कर ले। मैं यही सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब तो मुझे ही कुछ करना था, इसलिए मैंने अपने देवर को इस्तेमाल करने का सोचा और उससे कहा कि ये लड़की बहुत हसीन है, बहुत अच्छे और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है, बस हालात के हाथों मजबूर हो गई, घरों में काम करती है, तुम इससे शादी कर लो। हमारे खानदान में तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मैंने अपने देवर को मना लिया था। अब अपनी सास को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने देवर से कहा कि तुम चोरी चुपके सुमन से शादी कर लो, बाद में हम सब लोगों को बता देंगे। देवर ने मेरी ये बात भी मान ली थी। इसे तो मुफ्त में इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही थी, वो कैसे मेरी बात ना मानता। मगर अब मसला सुमन का था। मैंने इसे बहुत लालच दिया, अच्छे खासे पैसे भी इसके सामने रखे और वादा किया कि तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मगर वो मेरे देवर से शादी नहीं करना चाहती थी। तंग आकर मैंने जबरदस्ती सुमन की शादी अपने देवर से करवा दी। रात को सुमन को अपने देवर में कमरे में छोड़ आई। सुमन के आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। इसने पूरी रात रोकर गुजारी थी और सुबह सवेरे मेरा पति भी आ गया था। उसे सुमन की शादी का पता चल गया था। जब देवर कमरे से बाहर निकला तो बोला, भाभी तुमने बहुत बड़ा पाप करवा दिया है। उसी वक्त मेरे पति भी आ गए और फौरन नौकरानी के साथ खड़े हो गए। वो हैरान थे कि क्या हुआ है। तब देवर ने बताया कि सुमन तो पहले से ही शादीशुदा थी और उसने किसी के कहने पर सच नहीं बताया था और अपने ऊपर यह सब बर्दाश्त करके सारी रात रोती रही।
मैंने सुमन पर गंदे चरित्र का इल्जाम लगाते हुए उससे उसके पहले पति का पूछा तो वो हिचकियां लेते हुए बोली, जब मेरा पति समीर दुबई गया तो उसे एक दिन ये लड़की सड़क पर मिली थी। उसे किसी अमन नाम के आदमी ने कानपुर से लाकर यहाँ बेच दिया था। वहां पर समीर ने ही इसे सहारा दिया था, लेकिन वो अब अपने घर वापस कैसे जा सकती थी। वो घर से भागी हुई लड़की थी और उसके घर वाले इसे जान से मार देते। इसलिए समीर ने तरस खाकर इसे शादी कर ली थी और इसे अपनी बीवी की हैसियत से यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन फिर भी सुमन के घर वालों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर समीर कहने लगे, तभी मेरी माँ ने मेरे सामने तुम्हारे लिए नौकरानी लाने का जिक्र किया था। मुझे इसका ख्याल आया और मैंने इसे यहाँ भेज दिया था। और मैंने सख्ती से सुमन को मना किया था कि वो शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। पति की बात सुनकर मैं पागल हो गई थी। मैं सोचने लगी कि जिस वजह से मैंने सुमन की शादी करवाई थी और मैं जिस बात से डरती थी वही बात हो गई थी और मैं सुमन की शादी करवा कर सबके सामने मुजरिम बन चुकी थी। अचानक मैं अमन का नाम सुनकर घबरा गई थी। मैंने अमन की तस्वीर देखी तो सुमन ने कहा कि इसे इसके कॉलेज के बाहर मिला था और घर से भगा कर ले गया था। कुछ दिन तक तो वो उसका पति बनकर रहा, लेकिन फिर इसने इसे बेच दिया था। अमन इसे धोखा देकर भाग गया था। ये सब जानकर मैं हैरत में आ गई थी। रब ने मुझे कितना अच्छा पति दिया था। इसने मुझे धोखेबाज अमन से दूर कर दिया था। रब ने मुझे हीरे जैसा पति दिया था, मैं इसकी कदर न कर सकी। ये सुनकर मैं बहुत रोई और पति से अपने प्यार का इजहार कर दिया और तभी मैं बेहोश हो गई। पति ने मुझे थाम लिया और बोला, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुमन भी जानती है और ये बस सिर्फ एक नाम की शादी है। देवर अब भी सुमन को बीवी रखने को तैयार था, क्योंकि सुमन ने इसे खुद ही हकीकत बता दी थी और धोखा नहीं दिया था। इसलिए वो इसकी कदर कर रहा था। और फिर मेरे पति समीर ने सुमन को तलाक दे दी और देवर ने उससे फिर से शादी कर ली थी, क्योंकि एक शादी पर दूसरी शादी नहीं होती। और मैं अपने पति समीर से माफी मांगकर अब मोहब्बत से उसके साथ रहने लगी थी। 3 महीने बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। सब बहुत खुश थे। मेरे अपनों की नफरतों ने मुझे कड़वा बना दिया था और आज मेरे अपनों की ही मोहब्बतों ने मेरी जिंदगी में मिठास भर दी थी। मेरे आज 3 बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ और समीर पर जान देती हूँ और अब से दुआ करती हूँ कि सब लड़कियों को समीर जैसा ही पति मिले। धन्यवाद दोस्तों।